हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट और आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और मॉडल प्रैक्टिस सेक्टर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? आपको बताना है टाइगर, सवाना, पंपास या पेरिज। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। दोस्तों 36 का सेकंड यानी आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसको एलिब्रेट करते हैं। दोनों गोलार्धों में उष्णकटिबंधीय चारागाह का नाम को सवाना नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं कि एक क्षेत्र एकदम एक साथ घना हरा भरा रहता है। इस प्रकार चारागाह भारत, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल CIS का पूर्व काल में USSR था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किस्तनर, मालदीविया, क्रीव यूक्रेन, मॉस्को रूस और मिन्स्क बेलारूस। व्हाट इज द राइट आंसर? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सोवियत संघ के विघटन से जन्म में भूतपूर्व गणराज्य शामिल है। इसका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जापान के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे सटीक है? जापान मछली पकड़ने के लिए समुद्र का सबसे अधिक उपयोग करता है। जापान के उत्तरी क्षेत्र में बहुत अधिक पेट्रोलियम भंडार है। जापान में अनाज उगाने के लिए अधिक उपजाऊ जमीन है। यह पर्वतीय क्षेत्र में कोयला और खनन के आज के दाने हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों 35 का वर्ष दैट इज जापान के तटीय क्षेत्रों में केंद्रित एक विकसित मछली पकड़ने का उद्योग है। जापान में मछली उद्योग को अत्यधिक विकास के पीछे महत्वपूर्ण कारण है नोमगिया नदी की कमी, सीमित प्राकृतिक संसाधनों और कृषि योग्य भूमि की कमी। जापान में केवल 20% ही भूमि कृषि योग्य है। जापान में प्रशांत तट पर स्थित 2000 से भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन है? भूमध्य सागर में, काला सागर में, मृत सागर में या लाल सागर में? आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा खारापन है। तो दोस्तों 39 का थर्ड यानी मृत सागर जो है जिस सबसे अधिक खारापन है। मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर के नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर, इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है जिससे तैराकों का डूबना असंभव होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, तेल मूल्यों में अत्यधिक बढ़ोतरी जैसे पहले 1973 से 1969 में हुई थी का परिणाम होगा? अगर तेल में बढ़ोतरी होती है तो क्या परिणाम होगा? मूल्य वृद्धि और विस्तार, मंदी और मूल्यों में कमी, मूल्य वृद्धि और मंदी, विस्तार और मृदा की अविस्मृति। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 40 का थर्ड दैट इज़ मूल्य वृद्धि और मंदी, यानी आपूर्ति पक्ष, मांग पक्ष और व्यापार के संदर्भ में तेल की कीमत विभिन्न चैनलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। चूँकि पेट्रोलियम औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कीमत में भी भारी वृद्धि की अधिकांश उत्पादों की कीमतें में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में भी आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। कीन्स के व्यापक आर्थिक सिद्धांत में महंगाई और मंदी का परस्पर अनन्य रूप माना जाता है। तो 40 का दूसरा आंसर क्या हो गया था आपका? थर्ड यानी मूल्य वृद्धि और मंदी। मांग का नियम कहता है, आपको बताना है कि मांग का नियम कहता है जैसे जैसे मांग बढ़ती है मूल्य बढ़ता है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है मांग बढ़ती है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है मांग घटती है, जैसे जैसे आपूर्ति बढ़ती है मांग बढ़ जाती है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 41 का थर्ड दैट इज़ एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिणाम ही मांग है। मांग मूल्य और वस्तु को मात्रा को संबंध व्यक्त करती है। मांग का नियम उपयोगिता
हास्य सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि सभी कुछ यथावत रहे तो वस्तु की मांग उसके मूल्य के घटने के साथ बढ़ती जाएगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ ही उसकी मांग घटती जाएगी। 41 का थर्ड आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है मांग घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अप्रत्याशित है वृद्धि में सबसे अधिक प्रभावित होता है? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आकस्मिक मुद्रास्फीति लेन देन के कारण हानिकारक और देनदार के लिए लाभदायक होता है। यदि मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक बढ़ जाए तो ऋणदाताओं और बचतकर्ताओं को दोनों को ही हानि का सामना करना पड़ता है। 42 का थर्ड, दैट इज वह व्यक्ति जिनके बचत खातों में पेंशन बचत होती है। क्वेश्चन 43 दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन मैक्रो अर्थशास्त्र का एक प्रिय विषय नहीं है? भुगतान शेष और संबंधित विषय, कृषि क्षेत्र में मूल्यों का निर्धारण, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के बीच संबंध, और बचत घाटा वृद्धि का निवेश स्तर पर संभावी प्रभाव। व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज सेकेंड, 43 का सेकेंड, जो कि क्या कह रहा है? कृषि क्षेत्र में मूल्यों का निर्धारण। तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का वह शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के कार्य, निषाद बल, संरचना, व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया को अध्ययन किया जाता है, और जो कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंध होता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, खपत, बेरोजगारी, महंगाई, बचत, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त जैसे कारकों के बीच के संबंधों को आर्थिक मॉडल की सहायता से अध्ययन किया जाता है। कृषि क्षेत्र की कीमतों का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट दोस्तों 44, किस आयु वर्ग के व्यक्ति को ट्राइसम योजना के अंतर्गत परीक्षण ले सकता है? 18 से 35 साल, 25 से 40 साल, 25 से 50 और 18 से 25। तो टाई आर सेम का मुख्य लक्ष्य 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में ग्रामीण गरीबों की बुनियादी तारीख और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करने का आय सृजन गतिविधियों में सक्षम बनाना है। वर्ष 1999 में इस कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। 44 का फर्स्ट, दैट इज 18 से 35। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी पात्रता अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसे सदन की अपनी मातृभाषा में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसे होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को, उनकी जगह पूरे सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति, लोकसभा का सभापति अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत पदासीन व्यक्ति, सदन का नेता, या एक और दो। तो क्या होगा इसका आंसर? 45 का फोर्थ यानी आपका एक और दो दोनों, यानी आपका राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का सभापति। यानी इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का सर्वोच्च अधिकार अंग्रेजी या हिंदी में संबोधित करने में असमर्थ संसद को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने तक की अनुमति प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र की अहर्ता मानदंड क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है, या 25 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है? राइट आंसर। तो दोस्तों 46 का फर्स्ट, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, उसने साम्राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त कर ली हो। दोस्तों, महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कोणार्क, गुप्त, मौर्य और वर्धन। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों?
कनिष्क भारत में कुषाण वंश का शासक था। वह अपने सैन्य, प्रशासन, राजनीति और आध्यात्मिक सफलताओं के लिए विख्यात था। अशोक और हर्षवर्धन के समान उसे भी प्राचीन भारत के महान शासकों में एक माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीन और मध्यकालीन युग में सम्राटों और उनके निम्नलिखित पुस्तक को सही जोड़े में बताइए। कृष्णदेव राय, संगमरमर, मानदेव का, भोजदेव मानव सोलसा और इसका तो क्या होगा आंसर? मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास में संपूर्ण जानकारी उसने अभिलेखों से मिलती है। सम्राट अशोक के लगभग 40 अभिलेखों प्राप्त हुए हैं। यह ब्राह्मी, कोरस्टी और आर्मेनिक लिपियों में लिखे जाते हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर करने सहकर्मी जेम्स प्रिजन ने पढ़ा था। फिर का फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि 48 प्राचीन और मध्यकालीन युग के सम्राटों और उनके निम्नलिखित पुस्तक का सही जोड़ा बताना था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 48 का 2, यानी आपका महेंद्र वर्मन और मत्स्य विलास प्रहसन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मत्स्य विलास प्रहसन पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। जिस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में की गई थी। इस नाटक को कापिलिका और बौद्ध और जैन धर्मों का मजाक उड़ाया गया था। 49 क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का फर्स्ट, दैट इज़ योर जेम्स प्रिपेन। एंड दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की आधारशिला रखी गई थी कब? चार्टर एक्ट 1813 में, मार्कले का मिनट्स 1835 में, वुड्स के संदेश 1854 में और हंटर कमीशन 1882 में। क्या होगा राइट आंसर? 50 का थर्ड दोस्तों, वुड्स के संदेश 1854 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत की आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1854 में परिचित वुड्स के संदेश को आधुनिक शिक्षा का आधारशिला माना जाता है। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का भी माना जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है।